प्यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट स्पेशल बैच चल रहा है उसमें अभी तक 49 मॉक टेस्ट हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यानी पूरा मैथ रीजनिंग का 49 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। और यह मॉक टेस्ट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह तो आप जुड़े होंगे तो आपको पता चलता ही होगा। और यह मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का बात हो, झारखंड एसएससी का बात हो, है ना, यूपी पुलिस का बात हो, बिहार पुलिस का बात हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां मैथ रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही आपको नहीं होगी। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 50 की ओर चलेंगे। आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 50 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है। कहता ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में। नहीं, सबका पर्सनल टाइम दिया। देखिए ए जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है ना। बी जो है कितना दिन में, बी जो है उसी काम को 10 दिनों में, और जबकि सी जो है उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जो हम कर लेंगे। नहीं, अच्छा 8 10 12 कैल्सियम कितना हो जाएगा 120। इफिशियंसी कितना हो जाएगा सबका, ये हो जाएगा 15 12 कितना हो गया 10। अब क्या कहता है सुनिए, कहता ये यदि वे सभी मिलकर समान कार्य करते हैं, यानी एक ही कार्य सब मिलकर करता है और उन्हें 7400 रुपए का भुगतान किया जाता है, यानी सब मिलाकर के 7400 रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ है, तो कहता है इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए 7400 में बी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जहां तक मजदूरी बांटने का सवाल है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी उसको वही हिसाब से दिया जाएगा। जिसका क्षमता ज्यादा मजदूरी ज्यादा मिलेगा, जिसका क्षमता कम मजदूरी कम मिलेगा। 7400 का बंटवारा एफिशिएंसी के आधार पर 15 12 27 10 37 यूनिट हुआ। 37 यूनिट बराबर 7400। बी का पूछा जिसका एफिशिएंसी कितना है तो हो गया 12। यही 12 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए 37 से काट लीजिए कितना बार में, 200 बार में, तो 12 गुना 200 कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 2400 रुपया हो जाएगा। जी हाँ 2400 रुपया, है ना, 2400 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर। तो मजदूरी को, लाभ को कैसे बांटते हैं, इफिशियंसी के रेशियो में। जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी उसको वही हिसाब से दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है इसको सिंप्लीफाई करने का बात किया गया है, सरल करने का बात किया गया है। चलिए आराम से सोल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अच्छा देखो इस 43 को आप लिख सकते हो, 43 को क्या लिख सकते हैं तो लिखेंगे 90 माइनस में क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में 47 डिग्री। नहीं, दोनों को 47 में कन्वर्ट कर लिए। यहां पर देखिए दोनों को 56 या फिर दोनों को 34 में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको 56 में कन्वर्ट करने के लिए 34 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में क्या लिखेंगे 56 डिग्री। अब थोड़ा खुद सोच करके देखिए, है ना, यह देखिए साइन 47 है। क्या है, यह साइन 47 है ना। और उसके बाद थोड़ा सोचिए, है ना, यह क्या हो जाएगा आपका। अब देखो सेक, अभी 43 को लिख दिए 90 माइनस में 47, सेक 90 माइनस थीटा, कौसेक थीटा हो जाएगा तो इंटू हो जाएगा आपका कौसेक, है ना, कौसेक 47 डिग्री। नहीं, अच्छा प्लस में यह हो गया आपका कॉस 56 डिग्री, कॉस 56 डिग्री। अच्छा कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इंटू सेक 50, क्या हो जाएगा आपका सेक 56 डिग्री। अब देखिए ना, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स से कट जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स से कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस में 1 इजकल टू आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है सुनिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य स्थान पर जो है समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, जब 48 के स्पीड से जाता है। यदि वह 42 की गति से ड्राइविंग करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचता है। एक बार पहले एक बार देरी से अपोजिट डायरेक्शन है, डिफरेंस जो है जोड़ करके निकालेंगे। अच्छा डिस्टेंस कांस्टेंट है, नहीं डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक बार 48 के स्पीड से वरुण जाता है जबकि एक बार 42 के स्पीड से जाता है। चलिए यहां से देखिए 6 कॉमन कर लीजिए, यह हो जाएगा 8 या कितना हो जाएगा 7। यह हो गया आपका स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा
7:8 हो जाएगा। अब थोड़ा समय के डिफरेंस पर सोचिए, जब 48 के स्पीड से वरुण जाता है गंतव्य स्थान पे तो 2 मिनट पहले पहुंच गया, लेकिन जब 42 के स्पीड से जाता है तो 1 मिनट की देरी से पहुंचता है। 2 मिनट पहले 1 मिनट देरी, 3 मिनट का डिफरेंस है। नहीं, 3 मिनट को घंटा में क्या लिखोगे, 3 बटा कितना 60, इतना देर का डिफरेंस है टाइम में, जो 1 यूनिट का मान है। किसी एक स्थिति का समय निकालो, जिस स्थिति का समय निकालिएगा उसी के वास्तविक चाल में गुना करके दूरी निकाल लीजिए। चलिए 48 से गुना कर लिए, दूरी निकल करके आ जाएगा, है ना। अब देखिए 6 से इसको काट लीजिए, 8 बार में कटता तो और, लेकिन नीचे 10 बच जाए, सहूलियत हो जाएगा आपको दशमलव देने में। नहीं, चलिए तो 21 गुना 8 168 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 16.8 किलोमीटर। कितना, 16.8 किलोमीटर। यही आपसे पूछा गया वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है, यानी गंतव्य स्थान कितना दूर है वरुण का, तो 16.8 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है 4 नंबर सवाल, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए एक सिलेंडर का बात किया गया, उसके रेडियस में 25% का वृद्धि किया जाता है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाना चाहिए ताकि आयतन समान बना रहे, पहले के जैसा ही बना रहे। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस को, पहले वाला रेडियस को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर एच, पहले वाला ऊंचाई को h1 मान लीजिए। अब क्या कहता है, कहता त्रिज्या 25% बढ़ता है, 100 का 25% बढ़ाइए तो रेडियस कितना हो गया 125, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, बाद वाला ऊंचाई को मान लेते हैं क्या, EH2। कहता है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि आयतन जो है बेलन का वह समान बना रहे, जितना पहले आयतन होता था उतना बाद भी आयतन बराबर है। पाई कांस्टेंट था, पाई को छोड़ करके हमने काम किया। चलिए 25 कॉमन करेंगे, 25 से 4 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से 5 बार में, यही तो है। अच्छा, दोनों स्थिति के ऊंचाई के बीच का रेशियो क्या हो गया, है ना, 25:16। नहीं, अच्छा ऊंचाई में कमी का प्रतिशत बताना है, कमी कितना का हो रहा है, 9 का। कहां से, 25, यानी 9 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, जी हाँ 9 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, 4 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 36% का कमी। नहीं, क्या हो जाएगा, 36% का कमी किया जाना चाहिए। कितना प्रतिशत का, 36% का। तब जो है कि बेलन का आयतन जो है वह समान रहेगा, पहले के जैसा बना रहेगा। चलिए आगे आ जाइए, 36% कमी। अगले सवाल की ओर आइए। कहता यह जो समीकरण गिवन किया गया है, एक है आपका 6x माइनस में 5y प्लस में 11 बराबर 0, 15x प्लस में ky माइनस में 9 बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान। अच्छा, कोई हल कब नहीं होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हुआ करता है। यहां कंडीशन क्या होता है कोई हल नहीं होने का, पैरेलल होने का, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए a1 बटा a2 कीजिए, यानी हो जाएगा 6 बटा 15 इक्वल टू b1 बटा b2, ये हो जाएगा माइनस में 5 बटा कितना हो गया k, डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, उसको छोड़ ही देते हैं। चलिए 3 से 2 बार में, इसको काट लीजिए 5 बार में, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा माइनस में 25, यानी k बराबर माइनस में 25 बटा 2, यानी माइनस में 12.5 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना, आंसर माइनस में भी है प्लस में भी है, होशियारी से काम करना है। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, तो 2k बराबर माइनस 25, अतः k बराबर माइनस 25 बटा 2, यानी माइनस में 12.5। तीन कंडीशन कौन कौन होता है, पहला होता है कि अगर a1 डज नॉट इक्वल टू a2, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो इस परिस्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और यहां पर एक हल संभव होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हुआ करता है, जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक उसका कोई हल संभव नहीं हो पाएगा। और एक तीसरा कंडीशन है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, है ना, इक्वल टू c1 बटा c2, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है ना, दोनों जो एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है संपाती होता है, और यहां पर जो है सिस्टम का अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है। अभी कोई हल नहीं था, यानी पैरेलल वाला कंडीशन पे काम करना था। अगले सवाल की ओर आइए। क्या कहता सुनिए, कहता एक बल्लेबाज 13वें मैच में 95 रन बनाता है। अच्छा, बल्लेबाज जो है 13वां मैच में कितना बनाया, 95, है ना,
और इस प्रकार 95 बनाता है 13वें मैच में, और इस प्रकार प्रति मैच औसत 4 रन बढ़ जाता है उसका। तो पहले का औसत देख लीजिए, तो माइनस में कर लीजिए, 4 रन बढ़ जाता प्रति मैच, तो 13 गुना 4 यानी घटा लीजिए 52, यानी पहले का औसत कितना था, तब 43 था, कितना 43। लेकिन 13वें मैच के बाद पूछा, 4 रन का वृद्धि कर लीजिए, 43 प्लस में 4 यानी 13वें मैच के बाद औसत रन कितना हो जाएगा, 47, कितना 47 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए 13वें मैच से पहले का औसत 43 आया, 13वें मैच के बाद पूछा, 4 रन का वृद्धि कर लिया, 47 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, देखिए इसको हल करना है। अच्छा आराम से सोल्व कीजिए। अच्छा ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, चलिए लिख दीजिए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बटा में आ जाइए, अच्छा यह हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखो ना एक बात समझना, कॉस और ये कॉसेक जाकर के नीचे बन जाएगा साइन, नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा काट करके हटा लीजिए। अब देखिए सेक पलट करके ऊपर हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अच्छा यह मान किसका होता है, तो यह मान होता है कॉस 2 थीटा का, किसका, कॉस 2 थीटा का। यानी इसको हल करने पर हमको क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉस 2 थीटा बराबर याद रखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, या फिर 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यह सब कॉस 2 थीटा का मान हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। चलिए 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म से, आराम से बात को समझिए, 7 मीटर की ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म से, है ना, जिसकी ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण, देखिए एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण जो है वह कितना डिग्री है, टावर का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री है। कहता है टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। चलिए 7 मीटर ऊंचाई से देखा जा रहा है, 7 मीटर पूरा जो है प्लेटफॉर्म का ऊंचाई, प्लेटफॉर्म क्या, अच्छा पूरा टावर का ऊंचाई कितना था 47, तो 47 में 7 यह हो गया, यह ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 40, 47 पूरा ऊंचाई था, कितना 47 जो है वह पूरा ऊंचाई है, तो ऊपरला ऊंचाई कितना हो जाएगा 40। अब खुद सोचिए, कहता टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, यह दूरी आपको बताना है, लंब मालूम है, आधार बताना है। अच्छा tan लगा लीजिए, tan 30 का मान 1/√3, बेस लंब का √3 गुना, अच्छा 40 का √3 गुना कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40√3, क्या हो जाएगा 40√3 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ यही तो है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, तो 40√3 मीटर की दूरी पर है। कहता क्या है अगला सवाल, कहता 20% और 10% दो क्रमागत है ना छूट पर प्रभावी छूट प्रतिशत में कितना है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का बात किया, और हम आपको बार बार बोलते हैं कि क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद दो, अगला एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए अंकित कीमत को 100 मान लेते हैं, पहला डिस्काउंट 20, अच्छा 100 का 20 कितना 20, बचा कीमत कितना 80 है ना। चलिए अब की बार 10, 80 का 10 कितना 8, अच्छा 100 रुपया में कितना का छूट है 28 में, यानी 28% हो जाएगा। यानी ये दोनों क्रमिक छूट के बदले एक छूट कितना प्रतिशत का होगा, 28% का होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 10। त्रिभुज के कोनों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता है। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है आपका 180, कितना होता है 180। त्रिभुज के कोनों का डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, यानी तीनों कोण इंटीजर के रूप में है, तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, जी हाँ पूर्णांक के रूप में। अब देखिए ना, तो पहला है 4 3 7 2 9 यूनिट,
तो 9 यूनिट बराबर 180, तो ये 9 तो 180 को काट देगा, तो यहां पर कोण का माप तो पूर्णांक के रूप में निकल ही जाएगा। तो यह आपका हो सकता है, चलिए 7 5 12 2 14, 180 को 14 नहीं काटेगा, यही नहीं हो सकता है। यहां पर कोण का माप जो है वह इंटीजर के रूप में नहीं निकल करके आएगा। चलिए आगे 5 4 9 3 12, यह भी 180 को काटेगा, यहां पर भी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप इंटीजर के रूप में निकल करके आ जाएगा। 6 5 11 4 15, 15 भी 180 को काटेगा, यहां पर भी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप इंटीजर के रूप में निकल के आएगा। तो कौन नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह नहीं हो सकता। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप का रेशियो, जब ताकि त्रिभुज का तीनों माप जो है, तीनों कोनों का माप पूर्णांक के रूप में हो, अनुपात नहीं हो सकता है। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है सुन लीजिए। मनीष एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद जो है खरीदा, और उसने अपने क्रय मूल्य के 35% लाभ पर 8100 में बेचता है। अब सोचो ना, 8100 में बेचा, लाभ हो गया उसको 35% का, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, 100/135, यह उसका क्रय मूल्य है। और क्या बोला था? अंकित मूल्य पर 50% छूट पर खरीदा है, यानी उसका जो क्रय मूल्य है मार्केट प्राइस पर 50% डिस्काउंट के बाद है। इसका मतलब वास्तविक कीमत, क्रय कीमत तो, अंकित कीमत तो ज्यादा होगा, खरीदा था 50, यह क्रय मूल्य है। जो अंकित कीमत पर 50% छूट के बाद यह कीमत है, यानी वास्तविक कीमत अंकित कीमत ज्यादा होगा, 100/50 से गुना कर लीजिए। हाँ काट लीजिए, 50 से काट लीजिए, कितना बार में आपका कट जाएगा? 2 बार में, है ना। अब इसको देख लीजिए, यहां हो जाएगा 20 और यह कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 27, नहीं, चलिए 27 से काट लीजिए, कितना बार में? 300 बार में। अब गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 शून्य, यानी 12,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 12,000। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, क्या कहता है सुनिए। कहता 2900 रुपया पर, आराम से बात को समझिए, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया 44 पैसा है। वार्षिक दर प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, 2 साल के CISI के बीच का अंतर आपको क्या बताया? 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। रेट को आर मान लीजिए, प्रिंसिपल 2900 है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, है ना। चलिए 1 साल का ब्याज निकाल, इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, यही तो अंतर है। और अंतर कितना का है देख लो, 10 रुपया 44 पैसा का। कितना का? 10 रुपया 44 पैसा का। देखिए 100 से गुना करेंगे, दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 शून्य काट लीजिए, 29 से काट लीजिए, यह कट जाएगा आपका 36 बार में। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, यानी आर बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर जाकर के, आर बराबर हो जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 6%। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया गया है, समकोण भी समद्विबाहु भी। चलिए तो इसका लंब आधार को x मान लीजिए, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है जो 8 दिया गया प्रश्न में। पाइथागोरस थ्योरम आप क्या जानते हो? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो गया आपका? 8 का स्क्वायर यानी 64। एक्स स्क्वायर बराबर 2 से काट लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 32। यहां से एक्स स्क्वायर का मान आया। क्या कहता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए कहता है। जी हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है ना, समकोण त्रिभुज है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए आधार x और ऊंचाई भी x। अच्छा x गुना x, ये क्या है? एक्स स्क्वायर जिसका मान 32 है, तो हो जाएगा 1/2 गुने 32। चलिए 32/2 यानी कितना हो जाएगा आपका? 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है ए और बी के वर्तमान आयु का योग 77 साल है, 77 वर्ष है दोनों के वर्तमान आयु का योग। अब कहता 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना था। अच्छा ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना। यह रेशियो कब का है? यह रेशियो 7 साल पहले का है। इसको आप 2 से गुना करके इसको लिख सकते हैं 5 इंस्टू क्या लिख सकते हैं? 1। चलिए 5 इंस्टू 2,
2 से गुना कर लीजिए, 5:2। यह जो दोनों के आयु के बीच का रेशियो है 7 साल पहले का है, तो जोग को भी 7 साल पहले, वर्तमान में दोनों के आयु का जोग है 77 साल, तो 7 साल पहले जाएंगे, यानी 7 दूना 14 साल घटा लीजिए, यानी दोनों के आयु का जोग कितना हो जाएगा 63। कितना यूनिट हुआ, 5 और 2 7। ए का पूछा, ए का यूनिट कितना था 7 साल पहले 5। चलिए यह 7 साल पहले निकल के आया, वर्तमान पूछा है, 7 जोड़ करके उत्तर देंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 63, 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 52 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 वर्ष, 52 ईयर्स आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, सुन लीजिए 15 नंबर सवाल। लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकेंड और 8.4 सेकेंड में उसी दिशा में चलने वाली दो व्यक्ति को पार करता है। पहला व्यक्ति का स्पीड है 4.5, दूसरा का 6, तो कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन का स्पीड क्या है। क्या था, रेलगाड़ी के स्पीड को आर मान लेते हैं। अच्छा, व्यक्ति को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, और दोनों स्थिति में रेलगाड़ी व्यक्ति को ही पार कर रहा है, तो दूरी तो बराबर ही होगा। रेलगाड़ी के स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। चलिए पहला व्यक्ति का स्पीड कितना है, पहला व्यक्ति का स्पीड जो है वह पहला व्यक्ति का स्पीड कितना 4.5। चलिए अब देखो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। अच्छा, पहला व्यक्ति को कितना देर में पार करता है 8 सेकंड में, जबकि दूसरा व्यक्ति का स्पीड कितना है, वह है आपका 6। नहीं, चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, और दूसरा व्यक्ति कितना देर में पार करता है 8.4 सेकंड में। दोनों स्थिति में दूरी बराबर होगा, क्योंकि रेलगाड़ी दोनों स्थिति में व्यक्ति को पार कर रहा है। व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद की लंबाई को पार करेगा। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए, यहां से सोल्व कर सकते हैं आप इसको, है ना। तो यह कितना हो जाएगा आपका 8r, है ना, माइनस में 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36। नहीं, अच्छा बराबर में ये हो जाएगा 8.4r माइनस में, चलिए 4 चौका 24.48 और 2 50, ये हो जाएगा 0.4r बराबर। अब देखिए 36 उधर जाकर के उधर घटाइए और इसको इधर भेज दीजिए। 50.4 में 36 यानी 14.4, दशमलव बराबर है, इसको काट सकते हैं आप कितना बार में, 36 बार में। यानी रेलगाड़ी का जो स्पीड आएगा वह कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यह राइट जवाब है। यही रेलगाड़ी का स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 16। अच्छा 16 नंबर क्या कहता है, डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए यहां पर समझिए, रेखाखंड ए और बी है, और जिसमें जो है डी क्या कहता है, डी इसका मिड पॉइंट है। क्या है, डी इसका मिड पॉइंट है। अब क्या कहता है, ए और डी के, ए का निर्देशांक दिया गया 2 और 4, जबकि डी का निर्देशांक दिया गया है माइनस में 1 कॉमा कितना दिया गया 3। बी का निर्देशांक पूछा गया, इसके निर्देशांक को x और क्या मान लेते हैं 22। अच्छा एक बात बताइए, अगर रेखाखंड ए बी है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक डी है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्चुअली निकालते कैसे हैं, दोनों के x के जोड़कर x को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो उस मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकल के आता है। दोनों के बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो उस मध्य बिंदु का बाई कोऑर्डिनेट निकल करके आता है। चलिए तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक -1 दिया गया, अपने हिसाब से एक बार निकाल लीजिए, तो 2 प्लस में x बटा 2। जी हाँ, तो माइनस में 2 बराबर में 2 प्लस में x, उधर भेज दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4। अब देखिए ये हो जाएगा 4, सॉरी अब की बार मध्य बिंदु का बाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, ये हो जाएगा 4 प्लस में 22 बटा कितना 2, तो ये हो जाएगा 6 बराबर में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 22, यानी 22 बराबर 6 में से 4 चला गया 2, तो x कोऑर्डिनेट -4, बाई कोऑर्डिनेट 2, तो -4 2 वाला ऑप्शन देख लीजिए, यही तो p का निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके देखो एक समकोण त्रिभुज का चर्चा किया गया है। अब इसकी भुजा जो दिया रखा है, भुजा जो दे रखा है वह है 2, एक है 2√3 और एक कितना दे रखा है, यह 4।
इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा। अच्छा एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। अतः इसके परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? कर्ण का आधा। तो कर्ण का आधा कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। यही तो परिवृत्त का त्रिज्या है। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट जवाब होगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 18। 18 क्या कहता है? आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि जो है, परिधि, जी हाँ, कहता है भुजा एक्स वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई क्या होता है आपका? आर। रेडियस आर दे रखा। यह जो परिधि है एक्स भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, यानी 4 गुना क्या हो गया आपका? एक्स। चलिए 4x, 4 से काट लीजिए, यहां से 2 निकालेंगे, यहां से 2, यह 11 बच जाएगा। आर इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 7:11। यही तो है आर और एक्स के बीच का रेशियो, 7:11। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 19। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहता, आराम से बात को समझिए। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो लिख सकते हो ना, प्लस में है ये है, तो इसको लिख देते हैं पाई, प्लस में क्या कर देते हैं? एक्स। यहां से माइनस कॉमन कर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा साइन पाई, माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स। अब खुद सोच करके देखो, साइन 180 प्लस थीटा, 180 की स्थिति में चेंज तो नहीं करेगा, 180 प्लस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां घर जो है किसका होता है? टेन और कॉट का साइन निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। अब बात को समझिए, 180 माइनस में एक्स, 180 की स्थिति में चेंज नहीं करेगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, साइन का खुद का घर है पॉजिटिव, लेकिन यह माइनस लगा हुआ है, तो यह तो माइनस रहेगा ही, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 2 साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस में 2 साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, यह मैथ्स का आखिरी सवाल है। 3 संख्या का बात किया गया है, इसमें 3 संख्या लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 संख्या का चर्चा किया गया। क्या कहता है सुनिए, कहता है कि पहली संख्या दूसरी का दुगना तथा दूसरी तीसरी का 3 गुना, दूसरी जो है तीसरी का 3 गुना और पहला दूसरी का 2 गुना। यही तो बात है भाई। चलिए तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो निकल करके आ गया। तीनों संख्या का औसत है 10, जोगफल क्या हो जाएगा? 10 गुना 3। यूनिट देखिए 6 3 9 1, 10 यूनिट का मान। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या जो 6 यूनिट है, यानी 6 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। यही तो है सबसे बड़ी संख्या 18। जी हाँ 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 18 है। आइए रीजनिंग के सवालों की ओर। देखो इंग्लैंड का कोड गिवन किया गया है, फ्रांस का दिया गया, ग्रीक का पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात समझो, आई का ई का पोजीशन कितना? 5। वैसा तो कोई रिलेशन नहीं लग रहा है कि 4 5 है, 4 घटक नहीं, एन का 14, सब उल्टा पुल्टा, उल्टा भी जा करके देखते हो। तो यहां पर एक समझना बात को, यहां पर इस प्रश्न में क्या है कि कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। आप दिमाग लगा के देख लो, कहीं से कोई नियम नहीं हो रहा है। तो यह भी आपको बताएं, जब कोई नियम का पालन नहीं होता है तो ऊपर से कोड को चुन चुन करके क्या करते हैं? रख देते हैं। चलिए रख दीजिए। तो जी का कोड ढूंढिए ऊपर में तीसरा नंबर पर, तो तीसरा नंबर पर जी का कोड क्या हो जाएगा? 3। आर का कोड ढूंढो, आर इसमें है दूसरा वाला, तो 2 नंबर पर 8, 3 के बाद 8। ई का कोड ढूंढिए, ई का कोड 1, 3 8 1 1। सी का कोड ढूंढिए, चलिए सी जो है आपका फ्रांस, ई के पहले यानी 9 हो जाएगा। ई का कोड हो जाएगा 1, यह आपका उत्तर हो जाएगा 381191। चलिए 381191, ऑप्शन नंबर बी। बस ऊपर से चुन चुन करके रख देना है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति कहता है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कि वह महिला मेरे बेटे की नानी, अच्छा मेरे बेटे की नानी की इकलौती बेटी है। अच्छा उसके बेटे की नानी यानी उसकी सास की इकलौती बेटी, यानी अपने वाइफ के बारे में वो कह रहा है। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला उस व्यक्ति से पत्नी के रूप में संबंधित है। किस रूप में? पत्नी के रूप में संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। यहां पर देखो 13 गुना 75 का कोड दिया गया है। इसको देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। 13 गुना 75 को लिख दिया 57 31। क्या किया है? बस दाहिना तरफ से उल्टा लिखना शुरू किया। देखिए 5 फिर 7
फिर 3 फिर 1, बस कुछ नहीं करना, सब में वही काम किया गया है। तो 16 गुना 36 का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो 16 गुना 36 का कोड हमसे पूछा जा रहा है। दाहिना तरफ से लिखो तो पहले क्या लिखेंगे, 6 फिर 3 फिर 6 फिर 1, यही आपका उत्तर होगा 6 3 6 1 वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बस दाहिना तरफ से राइट टू लेफ्ट छाप देना है। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ए बी का पुत्र है। चलो इसको तैयार करो, ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसका डायग्राम स्पष्ट कीजिए, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ए जो है वह बी का पुत्र है, समझना बात को। अच्छा, ए बी का पुत्र है, बी उसका पिता है कि माता है, अभी स्पष्ट नहीं है प्रश्न में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता बी और सी बहने हैं, अब क्लियर हो गया। चलिए बी और सी क्या हो गया, बहने हो गई, है ना। अब क्या कहता, सी की माँ डी है, तो दोनों की माँ क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, है ना। ई जो है डी का पुत्र है, डी का पुत्र है यानी इसका भाई हो जाएगा। अब क्या कहता है, सत्य कथन का पहचान, कौन सा कथन सत्य है। ई और सी बहने हैं, नहीं, इसमें सी बहन है, ई भाई है, पहला तो गलत है। अगला, ई ए का मामा है, ई जो है ए का मामा है, बिल्कुल उसके बहन का बेटा, यह सही है, बी नंबर। ए और ई चचे, नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी बी नंबर सही है, ई ए का मामा है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से ग्रहव्य स्थान पर है। सुनीता, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, चलिए टोटल निकालना है। सुनीता का लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन, दोनों छोर से P1 और P2 11 है, तो 11 प्लस में 11 माइनस में 1, जब दोनों पोजीशन दिया जाता है तो टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस में 1। 22 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, 21, आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21, जी हाँ, टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस में 1। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 50, यानी 50 मॉक टेस्ट इस बैच में हमने कंप्लीट करवा दिया है। कल हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 51 की ओर, और आपके जितने भी दोस्त हैं, कजन है, सबको आप हिंट करते रहिए, क्योंकि यह मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। हम बोल दिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहां भी मैथ रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जाता है, आप इस मॉक टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कतई कुछ करने का जरूरत नहीं है, और ना हम होने देंगे, इसलिए आप तो फायदा ले ही रहे हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं, कजन है, सभी को आप बताइए, और इस मॉक टेस्ट के माध्यम से सब लोग जुड़े और सब जो है फायदा उठा पाए। चलिए फिर मुलाकात होता है हम लोग का अगले मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 51 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।